यूएन में जुल्फिकार अली भुट्टो का एक वीडियो ना बड़ा चर्चा में आया था। उस समय इन्होंने यूएन के अंदर कागज फाड़े थे, फाड़ कर फेंका था और मेज ठोक कर कहा था कि हम अपनी रक्षा करके दिखाएंगे। और इसके बाद इन्होंने एक चीज जो बाहर आकर स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान घास खाएगा लेकिन पाकिस्तान बना कर रहेगा परमाणु हथियार। और ये कब की बात है? 1971 के हार के बाद की बात है। लेकिन उन परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के CIA के एक्स एजेंट ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। न सिर्फ उसके बारे में कि वो परमाणु हथियार कहाँ पे हैं, किसके पास हैं, बल्कि परमाणु हथियारों के जनक के बारे में भी। और इस बीच FATF का भी फटका पाकिस्तान के ऊपर मंडराना शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1971 की लड़ाई जब हार गया पाकिस्तान तो एक तिलमिलाहट थी और वो तिलमिलाहट पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान किसी भी तरीके से बदला लेना चाहता था और उस समय भुट्टो ने एक निर्णय लिया था। भुट्टो ने कहा था कि हम चाहे घास क्यों न खाएं लेकिन हम बनाएंगे परमाणु हथियारों। और इन्होंने फिर परमाणु हथियारों पे काम पे लगा दिया AQ खान को। और AQ खान ने नीदरलैंड की कंपनी से 1975 में गुप्त रूप से सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी को चुरा लिया। और जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, बिल्कुल भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में ही कर लिया था। पाकिस्तान ने 1998 में जब भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए तो पाकिस्तान ने मात्र 17 दिनों बाद 28 मई को बलूचिस्तान के चागई की पहाड़ियों में 6 परमाणु परीक्षण किए। AQ खान को माना गया कि ये पूरे परीक्षण का केंद्र थे। अमेरिका ने उस समय निंदा तो की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पर हाँ, धीरे धीरे अब एक परमाणु दौड़ दोनों ही देशों के बीच में बढ़ता चला गया। अमेरिका के एक्शन नहीं लेने का परिणाम ये हुआ कि कहा गया कि AQ खान ने अपना एक ऐसा नेटवर्क बना लिया कि उनके द्वारा अवैध तरीके से ये टेक्नोलॉजी कई जगह पर फैलना शुरू कर गया। कहा जाता है ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया जैसे देशों को यूरेनियम संवर्धन की टेक्नोलॉजी बेची गई। लेकिन ये सारी कहानी आज की डेट में क्यों निकल कर आ रही है सामने? बार बार पाकिस्तान भारत को धमकाता है और ये बताता है कि हम न्यूक्लियर हथियारों से ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि पाकिस्तान कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत पाएगा। इस बात को सभी जानते भी हैं। और ये है CIA के अधिकारी जिन्होंने साफ भी किया है। ये है जॉन केरियाक जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कोई भी सीधा युद्ध नहीं लड़ पाएगा और नहीं जीत पाएगा भारत से। ये पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब 9/11 के हमले हुए अमेरिका के साथ तो अमेरिका ने एक गुप्त समझौता किया था पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और उस समय के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर के आर्थिक और सैन्य सहायता देकर मुशर्रफ को खरीद लिया था, ये कहना है इनका। और बदले में मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का पूरा कंट्रोल अमेरिका को दे दिया। कैरियाको ने कहा कि हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था और उन्होंने हमें पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे में खुली पहुंच दे दी। इससे अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अभियानों तक लगभग ऐसी पहुंच मिल गई जो असीमित, मतलब ये कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी घुस सकते थे, कहीं भी देख सकते थे। हालांकि मुशर्रफ की यहाँ पर डबल क्रॉस वाली नीति थी। अमेरिका को इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलकायदा के खिलाफ आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं आतंकवादियों को इन्होंने भारत के खिलाफ मदद जारी रखी। कैरियाको का कहना है कि पाकिस्तानी सेना को अलकायदा की परवाह नहीं थी, उन्हें भारत की परवाह थी। ये खुलासा दिखला रहा है कि देखो, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका को आखिरकार एक्शन लेना पड़ा था। अगर ये सच है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये CIA के एजेंट कह रहे हैं। हालांकि इनका खुलासा सिर्फ इतनी दूर तक नहीं रहा, इन्होंने एक और खुलासा किया और इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को, जिन्हें परमाणु का पिता कहा जाता है पाकिस्तान में, इनको भी मारने की योजना बनाई गई। कैरियाको ने कहा कि साल 2000 के दशक में अमेरिका ने AQ
को मारने की योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने परमाणु टेक्नोलॉजी का अवैध प्रसार करना शुरू कर दिया। उनकी वजह से ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया जैसे देशों में यूरेनियम टेक्नोलॉजी कथित तौर पर गई। लेकिन सऊदी अरब इस मामले में बीच में आ गया और सऊदी अरब के कारण यह योजना रद्द हो गई। कहा जा रहा है इनके द्वारा कि सऊदी ने अमेरिका से कहा कि कृपया उसे अकेला छोड़ दे, हम AQ खान को पसंद करते हैं, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद व्हाइट हाउस ने CIA और IAEA को खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा। ये कैरियाको का कहना है। कैरियाको ने कहा कि हालांकि ये अमेरिकी पॉलिसी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ से कहानी शुरू होता है जिसने बाद में समस्याओं को जन्म दिया। अब ये पूरी कहानी से एक चीज जरूर समझ में आ रही है, किंतु परंतु कुछ तो जरूर है। CIA के एजेंट एकदम खुल्लम खुल्ला इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपने ही देश के बारे में बातें कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जिस परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान भारत को देता है वो बेकार है, वो किसी और के कंट्रोल में है, इसलिए ये धमकी बेकार वाली बात। यहाँ पर एक कमजोरी तो दिख ही रही है पाकिस्तान की। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के ऊपर नया गाज गिरने वाला है। ये जिन्हें देख रहे हैं आप, ये हैं FATF की चेयरमैन एलिजा डी आंड्रा मंद्राजो। इन्होंने एक बयान दिया है और इन्होंने कहा कि डिजिटल फाइनेंसिंग का दुरुपयोग करके आतंक नेटवर्क्स को समर्थन दिया जा रहा है। ये वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। एलिसा दी आंद्रा माद्राजे ने कहा है कि उनके पास आतंकवाद की फंडिंग और उसे बढ़ावा देने के लिए डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल की खुफिया रिपोर्टें हैं। उन्होंने कहा कि साल 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान पर फॉलोअप प्रक्रिया के तहत नजर रखी जा रही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान कहा कि पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में हमारी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था और किसी भी देश को सूची से हटाए जाने के बाद हम फॉलोअप प्रक्रिया जारी रखें। और इस मामले में क्योंकि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है लेकिन एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है, उसको लेकर फॉलोअप प्रक्रिया APG के द्वारा यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा की जा रही है। इन्होंने कहा कि किसी देश का ग्रे लिस्ट से बाहर होना यह गारंटी नहीं देता है कि वह अपराधी, मनी लॉन्डर्स या आतंकवादी एक्टिव नहीं होंगे। FATF ने सभी सदस्य देशों को चेतावनी दी कि वे आतंक के वित्त पोषण को रोकने के लिए काम करें, न कि उसे बढ़ावा देने के लिए। इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान के डिजिटल वित्तीय सिस्टम और फिनटेक कंपनियों की जांच तेज हो गई है। पाकिस्तान में एक्टिव हैं कई आतंकी नेटवर्क जो कथित तौर पर कई NGO खाते, बैंकिंग एप्स, मोबाइल बैंकिंग एप्स इनके रास्ते से अपने पैसे के लेन देन को बढ़ा रहे हैं। खैर, अभी पाकिस्तान के साथ एक और बड़ी घटना हुई है और जानेंगे उस घटना के बारे में भी अगली वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।